हेलो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं जीके के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और अस्तु इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। जो लैमार्क कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का था? ये कहाँ का था? फ्रांस का। ठीक है, और ये जो ट्रेविरेनस था ये कहाँ का था? जर्मनी का। ये कहाँ का था? जर्मनी का। जर्मनी का। ठीक है, ये जर्मनी का था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क। इसका लैमार्क सही उत्तर होगा। ठीक है, लैमार्क ने ही सर्वप्रथम जय विकास को समझाया था। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस ने ही क्या किया था? चिकित्सा शास्त्र का जनक, मतलब इन्होंने इसका सबसे पहले क्या किया था? मतलब खोज किया था। ठीक है, हिपोक्रेटस ने ही। चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न की तरफ। वनस्पति विज्ञान सब विज्ञान का जनक, यानी वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, झाड़ी ओड़ी सबका इसमें ही अध्ययन किया जाता है, तो इसको किसने किया था? थियोफ्रेटस। इसका सही आंसर होगा थियोफ्रेटस। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर। एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे लेवोजियर, जिन्होंने रसायन विज्ञान की खोज की है। अब रसायन पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि रेलवे हो या ग्रुप डी हो या आईआईटी हो या मतलब कुछ भी हो, सब में रसायन अब उपयोगी है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी आठवें प्रश्न की तरफ। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपाद, जो गैसों का विसरण था इसके नियम का प्रतिपाद किसने किया था? तो ग्राहम ने। ग्राहम ने कौन किया था? ग्राहम। ठीक है, ग्राहम ने इसका प्रतिपाद किया था। ठीक है, अब आइए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो जॉन केपलर थे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ग्रह एक सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह हैं, एक आठों ग्रह ये सूर्य की चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये बताया था। अब आइए, अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर एक एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये बहुत बार, या आप इसको नोट भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए तो जानते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर का समीकरण कौन दिया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन। ये क्या थे? बहुत ही एक महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। इन्होंने ही क्या किया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर का फार्मूला दिया था। ठीक है, और ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने माइंड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था। अभी तक इस धरती पे सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने माइंड का उपयोग किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व का नियम किसने की थी? गैलीलियो ने। और इसको क्या कहा जाता है? न्यूटन का प्रथम लॉ भी कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, नियम भी कहा जाता है इसको, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आप सभी जानते हैं,
न्यूटन जो बहुत ही क्या थे, महान वैज्ञानिक थे, और कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे न्यूटन। इन्होंने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाया। एक ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक अचानक सेब नीचे गिरा। तो इन्होंने सोचा कि आखिर सेब नीचे गिरा तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। तब इन्होंने बहुत सारे ऐसे खोज किए। ठीक है, ये अपना नियम कहीं भी मतलब लगा देते हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं इनका नियम इन्होंने लगाया है। ये बहुत ही मतलब महान वैज्ञानिक थे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, क्या थे इनका नाम पूरा क्या था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये जो थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ही क्या किया था, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपाद किया था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो एक ये वैज्ञानिक थे हिंगो डी ब्रिज, इन्होंने ही क्या किया था, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपाद किया था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत होगा ना, अगर कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जितना से जितना हो सके, और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नेचुरल सेल कियान का सिद्धांत किसने दिया था। नेचुरल सेल कियान का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी डार्विन ने ही दिया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये हम फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए क्या थोड़ा हम इसको जल्दी करा रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कितने बच्चे बोलते हैं कि जल्दी सर कराइए, बहुत अब मतलब धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स डार्विन। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे 17वें प्रश्न पे। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगरी जॉन मेंडल। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, एक मटर के पौधे पे इन्होंने एक जंगली मटर और एक ये दो मटर के साथ इन्होंने इसको क्रॉस करवाया, तो इनको पता चला कि ये क्या है। तो इन्होंने अनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है, और ये मटर के पौधे पे सबसे पहले अपना प्रयोग किए थे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था क्या चीज़, वही जो हम जो 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग के लिए क्या किया था, एक मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, मटर का पौधा का ही ये प्रयोग किए थे। ठीक है ना, अब आते हैं अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। जो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी सबसे पहले किसने किया था, तो डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है ना, डब्ल्यू वाटसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था अनुवांशिकी कहा था, यानी जेनेटिक्स कहा था। ठीक, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आते हैं हमारे 20 नंबर प्रश्न पे। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता है। तो आप सभी को ये आंसर तो ज़रूर मालूम होगा, क्रोमोसोम में होता है। ठीक है ना, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम समझते हैं ना, क्रोमोसोम में होता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। जीन जो हमारे देखिए डीएनए जीन ये सब क्या है, एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है। तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहान्स ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, जीन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जीन में अवस्थित होता है, जीन में क्या होता है, गुणसूत्र। क्या होता है जीन में, गुणसूत्र। अब बताइए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऐसे क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। तो आप पढ़ चुके हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़े थे, जीन। ठीक है ना, गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने होते हैं, 22 होते हैं ना, और
सॉरी 23 होते हैं, और ये कितने 23 जोड़े, और ये कितने 46 होते हैं। ठीक है, और जीन में अवस्थित क्या होते हैं, गुणसूत्र। ठीक है ना, एक जीन एक इंजाइम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत को प्रतिपाद किया था। बीडल एम टैक्टम ने, बीडल एम टैक्टम ने क्या किया था, एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत को प्रतिपाद किया था। कौन किया था, ठीक है ना, बिडलन एवं टैटम ने। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। चलिए, खून का जो रंग है लाल क्यों होता है। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न, और ये बहुत बार एनटीपीसी आरआरबी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है, लोहा। ठीक है ना, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, अब चलो, हाँ देखो हमने जो बोला नीचे वाला प्रश्न भी वही है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा। ठीक है, लोहा है, इसी के कारण क्या होता है, खून का रंग लाल होता है। और लाल इसलिए कारण क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या, लोहा। ठीक है, समझ गए ना। कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है क्या चीज़ का, प्रोटीन। क्या होता है इसमें, ये किसका यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्या चीज़ का यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है, और प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो जो हमारा शरीर है ग्रो नहीं करेगा। बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। खून थक्का नहीं जमता है, तो खून थक्का क्यों नहीं जमेगा, जब तक खून थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, किस रोग में, जब आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये खून थक्का नहीं जमेगा। और ये कौन सी, ये हीमोफीलिया ना अनुवांशिक रोग है। क्या है, अनुवांशिक। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, कोई बात नहीं, कुछ आदमी गलत भी लिख सकता है। ठीक है, खून थक्का, ठीक है, हम हिंदी पढ़ाने नहीं आए हैं यहाँ पे, जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। खून थक्का नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता है। ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये मतलब अनुवांशिक का मतलब जो आपके यानी माता पिता को है तो ये आपको भी होना दम होगा ही। ठीक है, और नहीं तो आपके कहीं बाबा वाबा को होगा तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, ये अनुवांशिक रोग है। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। अब बताइए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका शरीर है बाहर जब कट जाता है हमारा कुछ अंग कटेगा तो बाहर जब खून आएगा तो जम जाता है। बट हमारे जो शरीर के अंदर जो खून है नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, उसका कारण है एक हीपेरिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है, खून में ये मिला होता है, ब्लड में मिला होता है। ठीक है ना, ये ब्लड में क्या होता है, मिला होता है। इसी के कारण जो हमारे शरीर के अंदर का जो खून है नहीं जमता है। अगर ये हिपेरिन नामक प्रोटीन अगर हमारे शरीर से निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर का जो भी खून है क्या हो जाएगा, थक्का हो जाएगा, इससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा। देखिए लीवर का इतना ना महत्वपूर्ण काम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लीवर बहुत सारे एंजाइम और विटामिन्स को रिलीज करता है। ठीक है ना, ये तो अगर अगर यकृत में कोई भी खराबी यानी लीवर में कोई भी खराबी आती है तो ये किस पे अटैक करेगी, हिपेरिन पे। ये वहाँ से उत्पादन ही नहीं करेगी। तो जब उत्पादन नहीं करेगी तो हमारा शरीर क्या होगा, शरीर में खून थक्का जमने लगेगा। चलिए आते हैं हमारे अगले यानी अंतिम प्रश्न पे। हमारा अंतिम प्रश्न है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में ही क्या चीज़ किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा ये अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।